नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में डीबी लाइव ब्रेकिंग। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। हमारे साथी राहुल गांधी मिशन कश्मीर पर निकल गए हैं, कांग्रेस सड़कों पर है और उधर एनडीए में आपसी खींचतान जारी है एनडीए के घटक दलों में। आज के कार्यक्रम में इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको और भी जो अपडेट्स होंगी, ताज़ा घटनाएं होंगी, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनावों की घोषणा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं, श्रीनगर में कल रहे और वहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में सितंबर और अक्टूबर में चुनाव होने हैं। वहां की 90 सदस्यीय विधानसभा पर 10 साल के बाद वहां चुनाव हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कि वहाँ सभी पार्टियां अपना जोर लगाने की कोशिश कर रही हैं, जोर आजमाइश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मुश्किल घड़ी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अभी जब 2 महीने पहले जब चुनाव हुए हैं लोकसभा के, तो जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने और ना ही किसी दल को या किसी जो उम्मीदवार हैं उनको अपना समर्थन दिया, यानी एनडीए ने भी कोई प्रत्याशी वहाँ नहीं खड़ा किया। ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव एक मुश्किल साबित होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। उसके पहले भी वहाँ पर नेताओं के दौरे होते रहे, लेकिन राहुल गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से अब वहाँ अब ये दौरे कर रहे हैं, श्रीनगर में है, फिर जम्मू में भी उनका लोगों से मिलने जुलने का, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का कार्यक्रम है। तो अब इन सारी चीज़ों ने राजनीतिक हलचल वहाँ बढ़ा दी है। कल शाम ही पहुँचे हैं श्रीनगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और हम विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ एक चहलकदमी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, ये जिस तरह से वहाँ पर आज राहुल गांधी के कई कार्यक्रम हैं और श्रीनगर में कल वहाँ दिखाई पड़े, वो चलते फिरते वहाँ लोगों से बातचीत करते, घूमते फिरते, क्या ये दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, श्रीनगर में हालात ठीक हैं और चुनाव की हालांकि घोषणा तभी हुई है जब वहाँ हालात ठीक हैं और चुनाव आयोग को लगा कि वो चुनाव करा सकता है। लेकिन ऐसा भी बताया जाता रहा है कि वहाँ पर हालात जिस तरह से ठीक दिखाए जा रहे हैं वो उस तरह से नहीं है, हालात वहाँ पर उतने ठीक नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। तो ये राहुल गांधी की जो यात्रा है ये कितनी अहम है और जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कितने अहम है, जबकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे गुलाम नबी आज़ाद, मुख्यमंत्री भी रहे कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टी छोड़ गए हैं अपनी, उन्होंने एक पार्टी बना ली है। हालांकि उनकी पार्टी का कोई बहुत ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पड़ा या उसकी उतनी उपयोगिता या उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अगर पार्टी बनाई थी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखें तो ये चुनाव जम्मू कश्मीर के कितने अहम हैं? देखिए समीर जी, कांग्रेस के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चुनाव, जम्मू कश्मीर के और इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चुनाव। एक तो ये है कि ये दुर्भाग्य रहा एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस का कि उसका चेहरा जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक गुलाम नबी आज़ाद रहे, जो जनता के नेता नहीं थे, जो दिल्ली की कोटरी के नेता समझे जाते थे और पूरी उम्र उन्होंने राजनीति जो की वो दिल्ली में कोटरी की राजनीति की, जनता की राजनीति उन्होंने कभी की नहीं। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है और कांग्रेस को अपने इस तरीके के तमाम जो नेता जो कोटरी की राजनीति करते रहे हैं और जिनका जनता में कोई आधार नहीं है, जनता से कटाव है, तो ये एक सही समय आ गया है कांग्रेस के लिए कि वो इसका कायदे से आत्मचिंतन करे और निरीक्षण करे कि कौन कौन नेता इस तरीके से दिल्ली दरबार में काबिज रहते हैं। बहरहाल ये उनका अपना अंदरूनी मसला है, हम कोई सलाह देने के लिए नहीं है, राय साहब हम नहीं हैं कि उनको हम कोई सलाह दें। लेकिन जो ये है कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए क्या पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीनगर में कल रात में राहुल गांधी पहुंचे एक आइसक्रीम पार्लर पर, और ये विजुअल वहीं के हैं जब रात में वो आइसक्रीम पार्लर पहुंचे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और लोगों ने काफ़ी उनका बेसब्री से इंतज़ार किया, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई लोगों ने उनसे देखने के लिए, राहुल गांधी को मिलने के लिए। राहुल गांधी के लिए तो समीर जी पूरे देश में एक तरीके से कहा जाए वो
दीवानगी बढ़ती जा रही है जनता में कि एक झलक राहुल गांधी की मिले, राहुल गांधी कैसे हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाने का अवसर मिल जाए, राहुल गांधी को नज़दीक से देखने का ही अवसर मिल जाए, इस तरीके की दीवानगी बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने जब अपनी यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक, जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका समापन कश्मीर के शेर कश्मीर स्टेडियम में किया था। उस दिन काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी भी वहाँ हो रही थी और वहाँ से हमारे जो एडिटर इन चीफ है राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, उन्होंने वहाँ से उसकी लाइव रिपोर्टिंग भी की थी। तो लोगों का उत्साह देखने लायक था वहाँ, और राहुल गांधी ने जितना मार्मिक वहाँ से भाषण दिया था, वो ये लग ही नहीं रहा था कि कोई राजनेता भाषण दे रहा, लग रहा था जैसे कोई अपने परिवार का सदस्य जो है वो अपने परिवार की एक व्यथा बता रहा है, और उसको वहाँ के लोगों ने उसी तरीके से लिया। तो कश्मीर के लोगों में राहुल गांधी के प्रति दीवानगी बढ़ रही है, और राहुल गांधी में लोगों को ये लग रहा है कि शायद कश्मीर के दुख दर्द जो हैं, कश्मीर के जख्म जो हैं, उन पे मरहम लगाने का काम राहुल गांधी कर सकते हैं। तो राहुल गांधी का दौरा कश्मीर का और जम्मू का इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ के आवाम को ये लग रहा है कि राहुल गांधी जो है उसके जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं, इसलिए जो दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जम्मू कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं, और जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ वहां उनका मिलने जुलने का कार्यक्रम है। सुनते हैं गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो क्या कहते हैं इस यात्रा को लेकर, और जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं, वहां पर चुनावी स्थितियां हैं, चुनावी माहौल है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम अहमद मीर। निचले स्तर के वर्कर हैं, उनके साथ में बराई का डायरेक्ट बातचीत करना चाहता हूं, उनसे जरा सुनना चाहता हूं कि उनके दिल में आने वाले दिनों के लिए क्या सपने हैं, क्या उनका ये है वो इंटरेक्शन। इंडी अलायंस के जो बाकी यहाँ पर रीजनल पार्टीज उनके साथ हैं, क्या उनके साथ कोई बातचीत, किसी तरीके का कोई प्री पोल अलायंस की कोई बात हुई? अब देखिए, थोड़ा बैक चैनल पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में पिछले 2-3 दिन से एक टीम एंगेज है। उधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर लोग हैं, इधर कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर लोग हैं, वो आने वाले इस चुनाव को लेकर अपना मेरिट के आधार पर और सपोर्ट के आधार पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अलायंस में उतरने से पहले दोनों पार्टियां अपने हिसाब से सेटिस्फाई तरीके से सीट शेयर कर सकते हैं या कोई दिक्कत है, वो बातचीत चल रही है। सर साहब, ये सब आपसे एक बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जितनी भी पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ज्यादा मैं 2 ही की बात करूंगा, बाकी तो जुम्मे डाइडिन से आए हैं, 2 पार्टियां क्लेम कर रही है दे विल वर्क फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, आर्टिकल 370, जबकि कांग्रेस की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से इस तरह का मूड हमें देखने को नहीं मिल रहा। कांग्रेस तो सबसे पहली पार्टी है, अगर आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 सबसे पहले जो कांग्रेस ने अपना स्टैंड दिया है, उसी स्टैंड के आसपास तमाम जो आप कह रहे छोटी रीजनल पार्टीज उसके आसपास घूम रही है। कांग्रेस क्लियर कर चुका है अपने वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में कि हम कंटिन्यूसली फाइट करेंगे जम्मू कश्मीर के स्टेट को वापस दिलाने के लिए, और जो हमारे हुकूक है, खासकर जमीन लोगों की बनी रहे, उस पर अपना हक बना रहे, जो यहाँ के रिसोर्सेज है, जो यहाँ के जॉब्स है, जो महाराजा हरि सिंह के टाइम से डिजाइन हुए, उसकी फाइट कांग्रेस पार्टी करेगी। वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे जब हमारा मैनिफेस्टो निकलेगा, वाज़ेह पोजीशन उसमें कांग्रेस पार्टी करेगी। बात की तायद करता हूँ, और वाहिद गुलाम नबी आजाद थे जब वो कांग्रेस में थे जिसने आर्टिकल 370 पे बात की, क्या आजाद साहब को अप्रोच किया जा रहा है दोबारा कांग्रेस में? नहीं, ऐसा अप्रोच की बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी और अब असेंबली चुनाव से पहले भी हमने खुल्लम खुला मतलब अपनी बात रखी कि कांग्रेस पार्टी वाहिद है जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के आमने सामने उनके आइडियोलॉजी को फाइट करती है, उनके जो एक्सेसेस है, जो उनकी नाकस पॉलिसी है, उसको फाइट करने के लिए आमने सामने है, जिसका सिंबल राहुल गांधी जी है। और हमने कहा देश में हो या जम्मू कश्मीर प्रदेश में अगर कोई पार्टी रीजनल हो, छोटी हो, 8 दिन वाली हो, या कोई पर्सन हो जो इस लाइन को फॉलो करना चाहते हैं, हम उनके लिए सबके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब जो हमारी उस खुली बात को रेस्पॉन्ड करता है, जो आता है बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जिसको हिम्मत पड़ जाए बीजेपी के खिलाफ काम करने के लिए, उनके लिए कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है।
तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे अपने उन नेताओं के लिए भी खुले हैं जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। गुलाम अहमद मीर इस बात को बता रहे थे। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 2014 में इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन 2018 में वहाँ पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार थी वो टूट गई, गठबंधन टूट गया, सरकार चली गई, राष्ट्रपति शासन लगा। और आपको पता ही होगा कि 2019 में जब एनडीए की दोबारा सरकार बनी थी, दूसरी बार सरकार बनी थी, तो वहां पर जम्मू कश्मीर में जो उसका विशेष स्पेशल स्टेटस था, विशेष दर्जा था, धारा 370 के तहत मिला हुआ था, उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद से अब तक वहां राष्ट्रपति शासन ही है। 2 राज्यों में बढ़ गया, 2 केंद्र शासित राज्यों में बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और वहां चुनाव की मांग तब से ही हो रही थी कि वहां चुनाव कराए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग को चुनाव कराने लायक परिस्थितियां नहीं दिखाई पड़ रही थी। पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर तक डेडलाइन दी कि चुनाव की घोषणा वहां पर कर देनी चाहिए, और अगर नहीं करनी है तो फिर उसका कारण बताया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के एक कह लीजिए कि निर्देश के बाद वहां चुनाव की घोषणा हुई और अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमलेंदु जी, क्या लग रहा है, जो गुलाम अहमद मीर कह रहे थे कि किसी भी जो बीजेपी से लड़े कांग्रेस के साथ आकर सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो क्या इन परिस्थितियों में जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद, जैसा आपने अभी बताया कि वो पार्टी के बहुत ही कोर ग्रुप के लीडर थे और भले ही उनका अपना जनाधार जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय या जो सोनिया गांधी का आवास है, जिसको 10 जनपद कहते हैं, और मुख्यालय 24 अकबर रोड, यहाँ उनकी अच्छी पकड़ थी, जिसकी वजह से कांग्रेस के बड़े नेता बने रहे, महासचिव रहे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर के। फिर पार्टी छोड़ गए, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई। क्या संभावनाएं दिख रही हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको लेगी, जबकि राहुल गांधी ये बात कह चुके हैं कि जिसको जाना हो चला जाए कांग्रेस पार्टी छोड़कर, हमको नए लोग चाहिए, हमें वो चाहिए जो संघर्ष करने वाले हैं। हाँ, देखिए समीर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, चूंकि राहुल गांधी ने कहा था कि जिनको जाना है वो जाएं, जिनको जो आरएसएस लड़ सकते हो वो हमारे साथ आएँ, और जो लड़ाकू हैं उनको जो बाहर हैं उनको भी लेकर आइए। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का जो रुख रहा है वो बीजेपी से लड़ने का नहीं रहा, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि कोई 370 की वापसी नहीं कर सकता। इस तरह की उन्होंने बातें बहुत सारी कह दी थी और राहुल गांधी के ऊपर व्यक्तिगत उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए थे। इधर अभी सूचना आ रही है समीर जी कि वो श्रीनगर में बैठक जो है वो शुरू हो गई है कांग्रेस की, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ बैठक में मौजूद हैं। वो कार्यकर्ताओं को अभी थोड़ी देर में संबोधित करेंगे, तो जो राहुल गांधी बोलेंगे तो हम वो भी अपने कार्यकर्ताओं को सुनवाएंगे। और इधर आज देश भर में जो है हड़ताल, ईडी के दफ्तरों पर कांग्रेस का प्रदर्शन है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिशन कश्मीर पर राहुल और सड़कों पर कांग्रेस। तो ये पहले हम लोगों का जो है वो अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि क्या क्या खबरों पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं, अगर गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर वो वास्तव में समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको लड़ना है, हालांकि जब वो कांग्रेस में थे वहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और G23 के तमाम नेता सब उसमें पहुंचे थे, जो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता बताए जा रहे थे, असंतुष्ट नेता बताए जा रहे थे। लेकिन उसमें फिर उनको निराशा हाथ लगी गुलाम नबी आज़ाद को कि उनके साथ कोई गया नहीं फिर कांग्रेस से, और जो लोग गए भी थे, मतलब स्थानीय नेता जो गए थे, वो भी सब लौटकर अधिकांश में कांग्रेस में आ गए, और उनमें से एक तो जो है वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। चंपई सोरेन वाला मामला कुछ हुआ है जो अभी चंपई सोरेन के साथ हो रहा है। जी, उसी तरीके से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके से इस्तेमाल करती है भाई। अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखा जाए तो कांग्रेस का एक नेता, बड़ा नेता जो था, उसका तो राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया गुलाम नबी आज़ाद का। भाई आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया ना, आप अपनी पार्टी बनाइए, और अगर आप सभासद का चुनाव भी जीतने की स्थिति में नहीं है तो आप काय की पार्टी, काय के नेता। अच्छा, एक बात और भी है कि वोट काटने, उस तरह से वोट काटने की भी स्थिति नहीं है कि आप 1,50,000 किसी का वोट काट दीजिए। वोट काटने की स्थिति तब होगी ना जब कहीं आप जीतने की स्थिति में हो। तो जब कहीं आप जीतने की स्थिति में ही नहीं है, लड़ने की स्थिति में नहीं, तो वोट किसके काटेंगे आप? तो आप वोट काटने की स्थिति में भी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप उस मतलब की भी नहीं रहे। आपकी
अहमियत तब तक थी जब तक आप कांग्रेस में थे, तो आप कांग्रेस के बड़े नेता थे। इसी तरीके से चंपई सोरेन का जो आपने जिक्र किया, चंपई सोरेन की अहमियत तब तक थी जब तक आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, तब तक आप वहाँ कोल्हान के टाइगर थे। आज वो कोल्हान का टाइगर किस तरीके से लोमड़ी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है या किस तरीके से क्या बनता हुआ दिखाई पड़ता है, देखा जाता है। टाइगर तो टाइगर नहीं रहा ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टाइगर को टाइगर नहीं रहने दिया। तो ये समझना होगा चंपई सोरेन और गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या खेल करती है। बहरहाल ये गुलाम अहमद मीर जो कह रहे हैं कि भाई जो भी लड़ना चाहता है वो आकर लड़े, तो ठीक है, एक रास्ता उनके लिए खुला हुआ है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण एक तरीके से समझाया सकता है। बिल्कुल। और राहुल गांधी, अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी मिशन कश्मीर पर यानी इस समय जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है श्रीनगर में। इसके अलावा ईडी के, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम दफ्तरों पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल भारत बंद था जो दलित और आदिवासी संगठनों ने जिसका आह्वान किया था, कई विपक्षी पार्टियों ने उसका समर्थन भी दिया था। 24 अगस्त को यानी कल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का भी एक वहां महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है, प्रदर्शन किया है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष इस समय पूरी तरह से सरकार को घेरने में लगा हुआ है। उन राज्यों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं और जहां चुनाव कुछ दिन बाद होने हैं, वहां भी चूंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव की घोषणा कर दी जानी चाहिए थी, 26 नवंबर तक ही वहां की विधानसभा का कार्यकाल है, लेकिन नहीं की गई घोषणा। लेकिन कुछ आने वाले दिनों में तो वहां पे चुनाव की घोषणा की ही जाएगी। तो वहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जिन राज्यों में नहीं भी चुनाव होने हैं वहां भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और इन सारी परिस्थितियों में सरकार को लगातार अपना बचाव करना पड़ रहा है। बचाव ही नहीं, कई मामलों में उसको अपने जो काम किए हैं, जिस तरह से प्रस्ताव पारित किए हैं, उनको वापस लेना पड़ रहा है। ये सारी स्थितियां दिखा रही हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं, जहां घोषणा हो चुकी है, खास तौर पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सामने विकट स्थितियां खड़ी कर रही हैं। हरियाणा में भी हालात इसी तरह से हैं कि जो उसके अपने सहयोगी दल हैं वो उससे दूर भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। पार्टी के नेता पार्टी छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और जो सरकार चल रही है, सरकार के खिलाफ वहां असंतोष है, जिसकी वजह से, और जो सर्वेक्षण भी कुछ आए हैं उनका भी ये कहना है कि वहां पर दोबारा आती हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिख रही है। इन परिस्थितियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कल वहां के एक मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ हरियाणा के, जिसमें वो ये कहते हुए सुने गए बाकायदा कि हम यहां पर चुनाव हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल्ली के लोग हमारे सरकार मैनेज कर लेते हैं। अमलेंदु जी, ये जो हरियाणा के मिनिस्टर ये कह रहे थे, इसका मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल पार्टी में एकदम खुल्लम खुल्ला है, कोई इसमें दुराव छिपाव नहीं है। और ये जो यानी कि विधायक, जनता भले उनको वोट न दे, लेकिन विधायकों के भरोसे वो सरकार बनाने की कॉन्फिडेंस रखते हैं। नहीं, देखिए आप यहाँ देखिए वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते और ये भी बता रहे हैं कि जनता पे विश्वास नहीं है। हाँ। यानी कि जनता पे जनता पे अविश्वास है और दिल्ली पे विश्वास है कि दिल्ली वाले जो है वो खरीद फरोख्त करके ऑपरेशन लोटस चलाकर या किसी भी तरीके से सरकार बनवा देंगे। तो यानी ये समझा सकता है कि वो शायद जेपी दलाल हैं मंत्री, जिनका वो वीडियो वायरल हो रहा है। इसका मतलब समझिए ये कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी हार मान चुकी है कि जनता तो उसको जिताकर नहीं भेज रही है, जनता हराकर भेज रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर वो सरकार बन जाएगी, और कैसे बन जाएगी ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम लोग देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में किस तरीके से चीजें सब की जा रही है। तो रहे हम लेंदु जी, लेकिन अब ये बताइए कि अब जबकि 240 वाली भारतीय जनता पार्टी है, अपनी सरकार बचाने में केंद्र में लगी हुई है, और ये चंपाई सोरेन का मामला हमने देखा ही है कि कैसे उसमें नहीं बात बन पाई, नहीं तो पूरी कोशिश तो ही रही थी। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि जो हेमंत सोरेन को जेल भेजने के पीछे, हालांकि जेल तो जांच एजेंसियों ने उन्हें भेजा है, लेकिन जाहिर सी बात है और आरोप लगते रहे कि सरकार का उसमें रोल रहता है, दबाव रहता है। तो लेकिन इन सब के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी क्या ऑपरेशन लोटस ऐसे राज्यों में अब चलाने में सफल हो पाएगी, या जो विधायक पहले आसानी से छोड़कर चले जाते थे, दूसरी पार्टियों से छोड़ के बीजेपी की ओर चले जाएं या तो अपनी पार्टी को तोड़ ले रहे थे, क्या अब वो स्थितियां दिखाई पड़ रही कि अब ऐसा संभव हो पाएगा?
देखिए समीर जी, अगर ऐसा संभव होता तो झारखंड में खेल हो गया होता, जो कि आपने इशारा किया कि चंपई सोरेन जो हैं वो अकेले खड़े रह गए। मतलब चश्मा बनवाने आए थे दिल्ली में और चश्मा बनवा के लौट के चले गए, और चश्मे का नंबर ठीक नहीं था उनका। पहले भी ठीक नहीं था, जब वो आए चश्मा बनवाने के लिए तब तो आए थे कि चश्मे का नंबर ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वापस लौटे हैं तो चश्मे का नंबर और ख़राब होकर उनका पहुँच गया है। तो ये समझ सकते हैं। इसका मतलब समीर जी ये है साफ तौर पर कि तमाम लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि ये 303 वाली नहीं, 204 वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये 240 वाली, वो मेरे मुंह से 204 निकल गया, चूंकि हो सकता है 204 ही असली हो। तो ये 240 वाली भारतीय जनता पार्टी है, और ये खुद अस्थिर है, ये खुद बैसाखियों पर टिकी हुई है। इनकी कोई भी बैसाखी इनकी दूसरी टांग भी कभी तोड़ सकती है, ये लोगों की समझ में आ रहा है। इसीलिए अब ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होंगे। जेपी दलाल साहब जैसे लोग जो हैं, जिनको ऑपरेशन लोटस पे इतना ज़्यादा भरोसा है, मुझे लगता है कि वो समय भी अब आ गया है कि ऐसे लोगों का ये भरोसा भी टूटेगा कि ऑपरेशन लोटस मोदी जी चलवा करके और सरकारें बनवा देंगे। तो ये भरोसा भी टूटने वाला है। वो समय बहुत नज़दीक आ गया है, और वो बल्कि आ चुका है, वो समय आ चुका है। लेकिन इन लोगों का वो भ्रम जो अभी तक बना हुआ है, वो टूटने का समय आ गया है। इनका भ्रम जो है वो टूटने वाला है, ये समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें तो इनकी कामयाब नहीं होंगी समझ लीजिए। इधर कश्मीर में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वहाँ देखिए, वहाँ ये है कि एक तो जहाँ तक मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच तो सीटों का तालमेल हो जाएगा। हो सकता है कि पीडीपी के साथ तालमेल ना हो पाए और पीडीपी अलग रहे, लेकिन वो केंद्र में इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वहाँ किससे समझौता करती है, ये संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा, चूँकि जम्मू के बाद उसकी कश्मीर में कहीं उपस्थिति नहीं है। और कश्मीर से अगर, हालांकि परिसीमन जो उन्होंने कराया है उसमें जम्मू में उन्होंने सीटें बढ़वा ली हैं, लेकिन जम्मू में क्या सबकी सब सीटें जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ईवीएम के सहारे भी अगर आप जीतना चाहेंगे तब भी ईवीएम कितनी मदद करेगी, 100% मदद तो नहीं कर सकती ना ईवीएम, एक सीमा है उसकी। और अगर 100% मदद कर देगी ईवीएम तो फिर सवाल उठ जाएंगे, तो उससे भी बचना चाहेंगे। तो ऐसी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत है। और जैसा कि आपने बताया कि 3 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में वहाँ अपने प्रत्याशी खड़ी नहीं कर पाई, कश्मीर में, घाटी में यानी। और एक सीट पर आखिर में जाकर उसने वहाँ के जो एक स्थानीय दल था, क्षेत्रीय दल, उसको छोटा दल, उसको उन्होंने समर्थन दिया, और वो भी किसी मतलब का सिद्ध नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कतें ज़्यादा हैं। राहुल गांधी जिस मिशन कश्मीर पर पहुँचे हैं, तो वो सिर्फ चुनाव जीतने का मसला नहीं है। कश्मीर सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर अगर शांत रहेगा तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा, हमारी विदेश नीति पे उसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ोस में पाकिस्तान है उसके साथ संबंधों पे हमारा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कश्मीर में अच्छी तरीके से चलती है, सफल लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, और कश्मीर में अगर शांति लौटती है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में भी उसका अच्छा असर राजनीतिक वातावरण पर पड़ेगा। राहुल गांधी इसी प्रयास में गए हैं। हालांकि ये काम करना चाहिए था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की हैसियत से, उनको कश्मीर में जाकर के रास्ते तलाशने चाहिए थे कि शांति किस तरीके से लौटे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की नज़र, पूरी भारतीय जनता पार्टी की नज़र किसी भी तरीके से सरकार बना करके और संसाधनों पर कब्जा करने की रहती है, तो उनकी नज़र शांति स्थापित करने पे नहीं है समझिए जी। और देख सकते हैं कि हाँ, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में राहुल गांधी और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए हैं। और जैसा अमलेंदु जी ने भी बताया कि वहां बैठक शुरू हो गई है कार्यकर्ताओं के साथ, वहां के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक है। और इन सारी चीज़ों के बीच बड़ी खबर ये भी है कि जो प्रवर्तन निदेशालय है और प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो जांच एजेंसियां तमाम हैं, इनके खिलाफ विपक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर है, उसका आज ईडी के तमाम दफ्तरों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से उसकी कार्यशैली है, विपक्षी नेताओं को आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं, उनको तमाम मामलों में फंसाने की कोशिश की जाती है, जबकि उन मामलों से दूर दराज तक उनका संबंध नहीं होता है, क्योंकि किसी मामले में अभी ईडी या सीबीआई किसी को सजा नहीं दिला पाई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफी हमलावर है। ईडी के जो तमाम राज्य मुख्यालयों पर और केंद्र या दिल्ली में जो दफ्तर हैं, वहां प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो इस समय जो सड़कों पर दिखाई पड़ रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता जम्मू कश्मीर में हैं, वहां पर मिशन कश्मीर में लगे हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में अगले ही महीने चुनाव हैं, सितंबर और अक्टूबर में। इनको लेकर वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और एनडीए गठबंधन
की सरगर्मी अभी जैसा अमलेंदु जी बता रहे थे कि नहीं दिखाई पड़ रही है। उनका प्रभाव भी जम्मू कश्मीर घाटी में उतना नहीं है। श्रीनगर का जो इलाका है, जब कश्मीर घाटी का जो इलाका है, जम्मू संभाग, वहां पर उनका प्रभाव है, लेकिन अभी इस तरह से राजनीतिक रूप से वहां सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो तमाम आरोप जांच एजेंसियों के ये दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, विपक्षी नेताओं को फंसाने के आरोप लग रहे हैं, और उस पर यह पहली बार इस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हमलावर है कि इन दफ्तरों के सामने प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ताकि लोगों को यह पता चले कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच में उनको उलझाकर उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं। हालांकि ये बातें लोकसभा चुनाव में भी काफी उठी, विपक्ष ने बहुत जोर शोर से उठाया। ईडी के दुरुपयोग के लगातार जो उदाहरण आ रहे थे, खास तौर पर उस समय जो दो बड़े उदाहरण थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, इन सारी चीजों का भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ चुनाव में। लेकिन चुनाव जीत तो नहीं पाई, 240 सीटें रह गई। अपने सहयोगी दलों के बलबूते सरकार तो बना ली पार्टी ने, लेकिन जांच एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल अमलेंदु जी कर रही थी चुनाव से पहले, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार में, अल्पमत की सरकार में भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है, जबकि उसको पता है कि इन सारी चीज़ों का नुकसान उसे चुनाव में हुआ है। देखिए समीर जी, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे उसका प्रयोग जब तक होगा तब तक करेंगे। और हम लोगों ने न्यूज़ पॉइंट पे कार्यक्रम भी किया था, क्या ईडी के जरिए अपनी सरकार बचाएंगे मोदी। तो जाहिर सी बात है समीर जी, ये सिर्फ ईडी का इस्तेमाल, हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसके बाद 240 पे आकर के सरकार बना ली, तो ईडी की ही सरकार है इस समय। अगर आप इसको सही मायनों में देखें तो जो केंद्र में सरकार चल रही है वो ईडी की ही सरकार है, लेकिन ईडी भी 272 का आंकड़ा पार कराने में नाकामयाब रही, एक तरीके से कहा जाए, और वो 240 पे आके अटक गई भारतीय जनता पार्टी ईडी के सहयोग के बावजूद। तो अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि अगर ईडी उसके साथ नहीं होगी तो सरकार चलना भी मुश्किल होगी और राज्यों में सरकारें बनाना भी मुश्किल होगा, तो उसका वो इस्तेमाल तो करेगी। इसीलिए आज कांग्रेस का पूरे देश भर में ईडी के दफ्तरों पर प्रदर्शन होगा। जितने भी ईडी के दफ्तर, क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहाँ जहाँ, वहाँ सब जगह प्रदर्शन होगा। और ये इसलिए होगा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग बंद करे, और ईडी को लेकर जिस तरीके से लगातार अदालतें सवाल उठा रही हैं, उसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही हैं, गिरफ्तारी कर लेती है, गिरफ्तारी में किस तरीके से करती है, उस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही हैं। पीएमएलए एक्ट में क्या उसको अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस जारी कर रहा है। पीएमएलए एक्ट में क्या क्या चीज़ें हटाई जा सकती हैं, इसको लेकर बहस हो रही है लगातार। तो ये सब चीज़ें जिस तरीके से आ रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि ईडी का दुरुपयोग ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, और अब अदालतें भी इस पर एक तरीके से सख्त हो रही हैं, और जनता में भी अब ये चीज़ समझ में आ रही है जनता को कि ईडी के ज़रिए ये सरकारें बनाते हैं, और ये सरकार भी ईडी के ज़रिए बनी हुई है। तो आज का सड़कों पर जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, सड़कों का मतलब कि ईडी के दफ्तरों पर जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इधर राहुल गांधी जो मिशन कश्मीर पर पहुँचे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि कश्मीर देश का ताज है, एक तरीके से कहा जाए, हमारा ताज है, मतलब मस्तक है भारत का। जिस तरीके से उसका शेप है नक्शे में हम देखते हैं तो वो भारत का मस्तक है कश्मीर। तो भारत का मस्तक जो है तो मस्तक ऊंचा रहे भारत का, इसके लिए भी ज़रूरी है कि कश्मीर में शांति बनी रहे, और कश्मीर में आम जनजीवन जो है वो सामान्य हो, और वहाँ शांति प्रक्रिया हो, और लोकतंत्र स्वस्थ तरीके से वहाँ काम करे। ये और जम्मू कश्मीर में चूंकि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहाँ पर चुनावों की घोषणा हो गई है, तो राजनीतिक सरगर्मियां बनी ही रहेंगी। लेकिन विपक्ष जिस तरह से सरकार को अब सड़कों पर भी घेरने की रणनीति बना रहा है, हालांकि कल का आंदोलन जो भारत बंद था वो राजनीतिक नहीं था, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने दलितों और आदिवासियों के संगठनों की ओर से बुलाए गए इस भारत बंद को काफी समर्थन दिया और काफी सफल रहा तमाम जगहों पर। हालांकि कुछ एक जगहों पर पुलिस के लाठीचार्ज की इस तरह की घटनाएं आई, लेकिन ओवरऑल ये कुल मिलाकर ये शांतिपूर्ण ही रहा भारत बंद।
आज ईडी के दफ्तरों पर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन है, कल महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में बंद का आयोजन कर रहा है। इस तरह से अब सड़कों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुका है और सरकार को तमाम मुद्दों पर जवाब देना पड़ रहा है। एक तरफ ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप कि विपक्षी नेताओं को फंसाने का, और दूसरी तरफ पार्टी के शीर्ष नेता और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए, और सेबी की चीफ का उसमें नाम आना और उनका शामिल होना उस पूरे घोटाले में, ये विपक्ष का आरोप है। इन सारे मुद्दों पर अब भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देने के लिए चीज़ें नहीं है, और जब सड़कों पर भी लगातार आंदोलन इस तरह से चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक कठिन परिस्थिति रहेगी और बनती चली जा रही है, लगातार बनती चली जा रही हैं। दूसरी ओर जो एनडीए के घटक दल हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही तब तक तो एनडीए के घटक दल मजबूती के साथ उससे जुड़े रहे, या कह लीजिए कि उनकी व्यवस्था थी कि मजबूती के साथ उससे जुड़े रहते, और मजबूती के साथ क्या सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी के होते थे, उनकी तो केवल सहमति होती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। जो गठबंधन के सहयोगी भी हैं वो भी अब सरकार के क्रियाकलापों पर, कार्यशैली पर लगातार उंगली उठा रहे हैं। सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, चाहे वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो, चाहे ये अभी हाल में लेटरल एंट्री के जरिए जो वैकेंसीज निकाली गई थी उनका मामला हो। ये मसले ये बता रहे हैं कि सरकार के ऊपर सहयोगी दलों का कितना दबाव है और अल्पमत की सरकार के किस तरह से उसका तरीका होता है, जो भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व अभी तक नहीं समझ पाया था। वो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि सरकार कितने दबाव में है। तो अब सीधे चलते हैं श्रीनगर में जो कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है एक बार देखते हैं। उसके बाद फिर हम इस पर जो और अपडेट्स होंगी, जो जानकारी होंगी, वो आपसे शेयर करेंगे। और हम जानते हैं कि आपके दिल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कितना एक लगाव है, एक मोहब्बत है। मैं 7.5 साल आपके साथ में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर रहा, और बुरे टाइमों में उससे बुरा टाइम जम्मू कश्मीर ने कभी नहीं देखा होगा। मगर एक तरफ मैंने आपको देखा कि जब उसमें बुरे सिचुएशंस आए, 5 अगस्त के हालात आए या उससे पहले, और आपका लगातार ये ख्वाहिश रहा कि मेरे जम्मू कश्मीर वालों की खैर रसाई कैसे हो। मुझे ये जानकारी है कि आपने इस सरजमीन से आपके पाले हुए साथियों को कई बार कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है। आज उनके बीच में कोई आवाज़ चाहिए। बहुत लोगों ने कहा। तो श्रीनगर में ये कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है, गुलाम अहमद मीर बोल रहे हैं और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी वहाँ मौजूद हैं। जो और जानकारी होगी अभी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि कल श्रीनगर पहुँचे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाद जम्मू में भी उनका कार्यक्रम है, और ये एक तरफ इनका ये कार्यक्रम है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आज ईडी के तमाम दफ्तरों पर, जो उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और मुख्यालय हैं, वहां पर उनका धरना प्रदर्शन हो रहा है। ईडी की कार्यशैली के खिलाफ, ईडी सरकार के दबाव में कार्य करने का, काम करने का आरोप है ईडी के ऊपर, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और मुंबई महाराष्ट्र में कल यानी 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र बंद का आह्वान है। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि सड़कों पर इंडिया गठबंधन किस तरह से सरकार को तमाम मुद्दों पर घेर रहा है, और सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। अमलेंदु जी, बिल्कुल सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई नजर आ रही है और तमाम मुद्दे अब सतह पर आ रहे हैं। जनता मुद्दों पे अब बात कर रही है, जनता मुद्दों पे सवाल कर रही है और विपक्ष भी मुद्दे लगातार उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इन मुद्दों के जवाब नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी उसकी भटकाने की राजनीति उस पर कर रही है। लेकिन जो इससे पहले आपने एक बात कही थी समीर जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है, और एनडीए तो छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ता जा रहा है।
जो केरल से चुनकर के उनके एकमात्र सांसद आए हैं सुरेश गोपी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कल जो है केरल फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक कार्यक्रम में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक तरीके से बड़ा आरोप अमित शाह के ऊपर एक तरीके से जड़ दिया उन्होंने, और जड़ क्या दिया, उनका आपको उनका बयान जो आया है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि फिल्म मेरा जुनून है, अगर कोई फिल्म नहीं बनी तो मैं मर जाऊंगा। मैंने ओट्टा कोम्बन फिल्म में अभिनय करने की अनुमति मांगी है, मुझे अभी तक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन 6 सितंबर को मैं ओट्टा कोम्बन शुरू कर रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने करीब 20 से 22 फिल्मों में काम करने के लिए हामी भरी है। जब मुझसे पूछा गया कि कितनी फिल्में लंबित हैं, तो मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि मैंने करीब 20 से 22 फिल्मों में काम करने के लिए हामी भरी है। उन्होंने उस कागज को फेंक दिया। मैं हमेशा अपने नेताओं की बात मानूंगा, लेकिन फिल्म मेरा जुनून है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये कहना है सुरेश गोपी का। यानी वो एक तरीके से अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जब उनको बताया उन्होंने 20-22 फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने हामी भरी है, तो उन्होंने वो कागज उठाकर उनका फेंक दिया। यानी एक राज्य मंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री का क्या व्यवहार है, ये इसकी तरफ भी इशारा करता है कि आखिर अमित शाह ने किस हैसियत से वो पत्र उठाकर, उनका कागज उठाकर फेंक दिया सुरेश गोपी साहब का। ये हम नहीं कहना, ये सुरेश गोपी साहब का बयान है। आज तमाम अखबारों में है, और केरला के अखबारों में तो बहुत प्रमुखता के साथ छपा है ये उनका बयान सुरेश गोपी साहब का। तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी नहीं, अगर प्रधानमंत्री एक बार को कागज उठा के फेंक देते तब भी ये माना जाता था कि भाई आपकी कैबिनेट का मंत्री। अमित शाह ने किस हैसियत से सुरेश गोपी साहब का पत्र उठाकर फेंक दिया, वो कागज उठाकर फेंक दिया, इसको लेकर के अब देश में राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब एक गृह मंत्री का व्यवहार जो है, जबकि गृह मंत्री सिर्फ गृह मंत्री है, नंबर 2 के भी नहीं है, नंबर 2 में राजनाथ सिंह के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सारे ऑपरेशन पे राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है। तो क्या पर्दे के पीछे से अभी भी शैडो प्राइम मिनिस्टर अमित शाह ही बने हुए हैं? ये सवाल अब उठ रहे हैं। तो अमित शाह ने जिस तरीके से व्यवहार किया सुरेश गोपी के साथ, ये अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें शुरू हुई हैं इसकी तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, दूसरे एक चीज जरा सा आपको टोकूंगा, ये एक बात और भी इसमें है कि इसका मतलब कि आप उसको सुरेश गोपी को आपने जबरन मंत्री बनाया हुआ है, और वो मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लग रहा है। यहाँ मंत्री बनने कहा है, ये भी कहा है, और मंत्री बनने की लाइन कई लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि हम बने, और यहाँ जिसको आपने बनाया है उसका मन ही नहीं लग रहा है, कि कह रहा है कि हमको हटा दो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनका जो है वो उसमें आगे उन्होंने कहा भी, और आगे मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है। त्रिशूर के लिए केंद्रीय मंत्री मोदी की गारंटी के नारे के साथ मैंने चुनाव लड़ा था, मतलब इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो हालांकि वो कह रहे हैं कि पहले कैबिनेट बर्थ के प्रति अपने दृष्टिकोण को लेकर पार्टी को शर्मिंदा किया था, ये कहना है उनका। लेकिन उसके बाद इससे पहले उन्होंने मीडिया से कहा था कि मैं एक सांसद की तरीके से काम करना चाहता हूँ, मंत्री जो है मैं नहीं बनना चाहता हूँ। ये पहले भी कह चुके हो। ये तो जिस दिन उनको शपथ दिलाई गई थी उसके अगले दिन ही कह दिए, तो खंडन भी किया कि मेरा कहने का तात्पर्य नहीं था। अच्छा, ये सुरेश गोपी कि इनके साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उन पर चर्चा कभी बाद में भी किया सकती है। लेकिन ये जिस तरीके से इनका ये बयान आया है, तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है समीर जी, उसकी तरफ ये इशारा हो रहा है इसका निश्चित तौर पे। और अभी देखिए वो उत्तर प्रदेश में भी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं संजय निषाद कह रहे हैं कि हाँ, वो संजय निषाद कह रहे हैं कि मैं इस सिस्टम में अपने समाज के लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है भारतीय जनता पार्टी का, इस सिस्टम में मैं अपने समाज के लोगों के साथ काम नहीं कर पा रहा। और चूंकि मतलब उन्होंने कल इंटरव्यू दिया एक अंग्रेजी अखबार को, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने समाज के लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं इस सिस्टम में रहकर, और ये सिस्टम जो है उनकी बात नहीं सुन रहा है। और आरक्षण को लेकर के उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर के क्या स्थिति है और किस तरीके से कुछ खास लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। बहुत सारे सवाल संजय निषाद ने भी उठा दिए भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को लेकर, मोदी जी के शब्दों में सिस्टम को लेकर। तो यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इधर जीतनराम मांझी का भी हम लोगों ने कल एक बयान देखा था, वो किस तरीके से आया इसी एनडीए के अंदर की सारी चीज़ों को लेकर। तो लेटरल एंट्री को लेकर कई जेडीयू और चिराग पासवान तो साफ तौर पर खुलकर एकदम सामने आ गए उसके विरोध में, और समझाया जाता है कि वो जो केसी त्यागी ने ज्ञान दे दिया मोदी जी को, किससे तो राहुल गांधी हीरो बन जाएंगे, चैंपियन बन जाएंगे, उससे घबरा
जाकर फिर वापस लिया गया कि राहुल गांधी चैंपियन ना बन जाए। तो लेकिन एक तरीके से देखा जाए समीर जी तो बीजेपी और मतलब एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और वहाँ असंतोष बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि ज़मीन के नीचे आग जो है वो सुलग रही है, इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। बिल्कुल। और इस बीच में जो ये खबर है कि मिशन कश्मीर पर राहुल गांधी, सड़कों पर कांग्रेस और एनडीए में घमासान मचा हुआ है, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे अमलेंदु उपाध्याय। और श्रीनगर में इस समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है स्थानीय नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। एक बार आपको उस बैठक में फिर ले चलते हैं जिसमें जो श्रीनगर में चल रही है कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी वहां पर जम्मू कश्मीर में अगले महीने सितंबर और अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, ये दौरा है जम्मू कश्मीर का कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे हुए हैं। सो देखते हैं एक बार क्या इस समय बैठक में चल रहा है श्रीनगर में। बैनुल अक़वामी सतह पे तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर की आवाज, बात पार्लियामेंट तक सही अंदाज में नहीं पहुंचती थी। आज हमारी खुशकिस्मती है, हम बोले ना बोलें, हम इन तक अपनी बात पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन ये आज खुद पार्लियामेंट में जाके हम लोगों की रियासत जम्मू कश्मीर के लुटे पिटे लोगों की आवाज बने हुए हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले जब टिकट्स का चल रहा था कि कहां से कौन लड़े, तो मैंने अपने दिल में ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं राहुल जी से जाके ये कहूं कि आप श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़िए। आपकी जद्दी बूदी नस्ल जो है वो कश्मीर से है, और जिसका इजहार आपने बस खुद भारत जोड़ो यात्रा के जो आखिरी आयाम में यहां पहुंचे, कामयाब तरीन यात्रा के, आपने जो वहां पे इजहार किया, अपना जज्बाती रिश्ता जो कायम किया कश्मीर और कश्मीरियों के साथ नए सिरे से, आज वो लोगों के दिलों में वो बात बैठी हुई। आज राहुल गांधी को वायनाड का, रायबरेली का या किसी और जगह का नुमाइंदा यहां के लोग नहीं मानते, बावजूद इसके कि वो वहां से इलेक्शन लड़के आए हैं। लेकिन हमारी नुमाइंदगी करने के वास्ते अगर किसी के ऊपर हमारी नजर है तो वो राहुल गांधी। इसलिए हमें अपने दिल खोल के, हमें अपने जख्मों की इनके सामने नुमाइश नहीं करनी। हमें पता है कि हमारे बगैर ही इनके दिल में, हम लुटे पुटे जम्मू कश्मीर के लोगों के इनके दिल में कितनी हमदर्दी है। लिहाजा मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। आप खुद से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप ही हमारे नुमाइंदे हैं, और आइंदा अगर मुमकिन हुआ तो आपको हम जम्मू कश्मीर से और बिलखसूस श्रीनगर से इलेक्शन लड़वाएंगे। इससे ज्यादा वक्त का तकाजा है कि इससे ज्यादा बात ना की जाए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहूंगा जो आपके लिए भी है और जो हमारे वास्ते एक राह अमल भी बन सकती है। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। रियाजिया जी प्लीज खामोश हो जाइए।
अब आप लोगों के वास्ते, ऐ दोस्त करो हिम्मत, ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। वक्त शुरू हो गया है, वो रियासत जम्मू कश्मीर में एक सवेरा, नया सवेरा आने वाला वक्त शुरू हो गया है। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा हो, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं हमारे अपने मायानाज लीडर, जम्मू कश्मीर की धड़कन, दिलों की धड़कन, नौजवानों की उम्मीद, अपने कायद जनाब मोहतरम श्री राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा, सब खड़े होके खारगे जी, खारगे जी, वेणुगोपाल जी, सोलंकी जी, तारिक कर्रा जी, गुलाम अहमद मीर जी, विकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, ताराचंद जी, रंधावा जी, कांग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं, मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे ज़रूरी चीज़ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के
लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। कल शाम को अब मैं आपको थोड़ी पर्सनल बात बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। कभी कभी आप किसी से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है। कभी कोई उल्टी सीधी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है। कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती। तो कल रात में खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहां पे उन्होंने पूरी वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है, वो केरला गए थे, उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहां पे हम बैठे थे, वहां पे बातचीत चल रही थी। तो वहां पे जो आइसक्रीम खा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है,
जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया। तो श्रीनगर में ये था राहुल गांधी का भाषण। अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे थे, और वही जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका जो नारा था, उसी को लेकर उन्होंने ये बात कही कि जो नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि नफरत को मोहब्बत से जीता जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है। अमलेंदु जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो नोटिस करने लायक बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कहा उन्होंने कि किस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रधानमंत्री को जो कॉन्फिडेंस था, जिसकी चर्चा भी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कि जो एक बहुमत की सरकार चलाने का कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस इस लोकसभा चुनाव के बाद लूज हुआ है, वो आत्मविश्वास डिगा है, और वो उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से सहयोगी दल हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, सबको सम्मान भी दे रहे हैं, और कैसे उनके दबाव में झुककर वो तमाम अपने फैसलों को वापस ले रहे हैं। हालांकि कार्यशैली में उस तरह से बदलाव नहीं आया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए समीर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही राहुल गांधी ने कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। और ये जाहिर सी बात है समीर जी, ये प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये इसमें दिखाई भी पड़ रहा है। एक तो प्रधानमंत्री लाल किले से बोलने के लिए गए तो राहुल गांधी का पीछे जो 5वीं रो में जाकर कुर्सी जलवाई गई, वो इसीलिए जलवाई गई, लोगों का कहना यही है कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास गड़बड़ाया हुआ था कि राहुल गांधी सामने होंगे तो प्रधानमंत्री का मुँह से कुछ निकल सकता है और उनका भाषण पूरी है वो
पानी फिर सकता है। वैसे उस दिन पानी की बहुत ज़्यादा आशंका थी कि पानी बरसेगा, हालांकि बरसा नहीं उस समय जब तक वो कार्यक्रम चला, तो ये देखने में आया। तो राहुल गांधी ने बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। जरा देखते हैं कि हाँ, कांग्रेस नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में हैं और वो क्या कह रहे हैं। चूंकि कल पहुंचे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर, आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है। उसी बैठक में राहुल गांधी का भाषण हुआ और अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं। मुखिया सबके चाहते श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, भरत सिंह सोलंकी जी, तारिक अहमद करार साहब, गुलाम अहमद मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, सुखबीर सिंह रंधवा जी, ताराचंद जी, रमन बल्ला जी, विकार रसूल जी, मनोज यादव जी, सचिन राव, एंटोनी और शाहनवाज जी, मंच पर बैठे हमारे सारे नेता, मुखिया और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करने से पहले मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है। वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। पूरी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ये चुनाव यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है। ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है, वो राहुल गांधी जी। तो इसीलिए डरने वालों का साथ मत दो। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है और साथ रहेगी। ये नहीं कि सिर्फ हमारे को वोट के लिए आप चाहिए, हमें इस देश को बचाने के लिए आपके वोट चाहिए, और आपके यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के हकूक को बचाने के लिए, और यहाँ के लोगों के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये वोट, ये चुनाव की जरूरी है। तो भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं यहाँ पर
आया था 1972 में, जब मैं चुन के आया पहली बार, तो यहाँ पर गुलबर्ग में देखने आया था उस वक्त। तो पहला इलेक्शन था, तो सब लोग टूर पे आए थे, तो उस वक्त कश्मीर को विजिट करा था। उसके बाद फिर मिनिस्टर होके पीर पंजाल और वैष्णव देवी, वो रेलवे भी हमने यूपीए गवर्नमेंट में बना के दी। चाहे वो अपने मोदी जी कितना भी क्रेडिट लेने दो, वो सिर्फ बात बहुत करते हैं, काम नहीं करते। हमने काम करके दिखाया, सोनिया गांधी जी ने काम करके दिखाया, यूपीए गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे, ज्यादा काम करते थे, लेकिन ये बहुत बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते, कम करते नहीं, कुछ नहीं करते। तो यहाँ जी पहली बार राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुझे बहुत अच्छा याद आता है। 30 जनवरी 2023 को गांधी जी के 75वें शहादत दिवस पर श्रीनगर में आयोजन हुआ था। आप सबको याद है, विपक्ष के सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। बर्फबारी के बीच सभा हुई। मैं ये टोपी उसी वक्त खरीदा था, इस टोपी से मेरे को जीत मिली, इसीलिए मैं ये टोपी, भाई गर्मी में टोपी डाल के आया, ये क्या बोल के आप समझेंगे। उस वक्त, इस वक्त गर्मी है, लेकिन उस वक्त बर्फ ही बर्फ था, और हमने राहुल जी के नेतृत्व में जीते। और आप देखेंगे एक फोटो भी है, हम दोनों मिलके ठहरे हुए हैं बर्फ में। तो इसीलिए जो भारत जोड़ो की यात्रा खत्म हो गई, वो कश्मीर में बर्फ के साथ। और दूसरी चीज, ये श्रीनगर में आयोजन के बाद फिर राहुल गांधी जी मणिपुर से अपना महाराष्ट्र तक, मुंबई तक अपनी यात्रा की। जिस मणिपुर में वो खुद गए, प्रचार करे, लोगों से मिले, पादयात्रा किए, उसके बाद मुंबई में उसका वो कार्यक्रम खत्म हुआ। हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहाँ के महिलाओं का, वहाँ के बच्चों का, वहाँ के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लुट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला, वो राहुल गांधी जी ने मिला। मोदी आज तक नहीं गया डर के। सुने नहीं, सुने आप मोदी जी गए थे वहां? नहीं, क्यों नहीं गए? डर गए। तो ये मोदी का असल अवतार है। और चुपी बोलते रहता, मेरी 56 इंच की छाती है, वो है, फलाना है, और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ? और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज, पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो। इसीलिए मैं अभी हमारे इन्होंने, अध्यक्ष जी ने बहुत शेर शायरी की, ये मुशायरा ही समझा था मैं। उनका जब भाषण शुरू हुआ तो मैं समझा भाई बड़ा मुझमें मुशायरा भी है क्या, समझा, तो स्वागत की। सर मैं एक ही बात बोलूंगा, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है।
फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। तारासन से लेकर आखिरी तक, यहां से लेकर उधर तक हाथ मिला के। और ये तो कार्यकर्ता हमेशा आप बेचारे कांग्रेस के साथ ही रहते हैं, लीडर लड़ते रहते हैं हमेशा। तो आप उसको खत्म करना है, मिल के चलना है और अपने को, देश को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है। ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक दिन एक कश्मीर के ही बहुत बड़े नेता मान जाते थे, एक नेता, मैं नाम नहीं बोलता, मैं बोला साहब हमेशा आप लोग ऐसी टोपी डाल के दिल्ली में फिरते थे, लेकिन आजकल नहीं दिख रहा क्या? क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। पूछा हूँ तुम लोग क्यों टोपियां नहीं दिख रहे ज्यादा? उसने मतलब क्या करना साले, ये बीजेपी के लोग आ गए और कहीं भी गए तो हमारी तरफ ही देखते। बोले अरे आप तो लीडर है, आप क्यों डर रहे हो? टोपी ये तो तुम्हारी शान है और यहाँ की इज्जत है। जो आदमी अब टोपी डालने के लिए डरता है वो तुम्हारी हिफाजत कभी भी नहीं करता। तो दोस्तों, मैं ये क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि नुमाइंदगी करने वाले भी ऐसे भी हैं, दिखाने के लिए अच्छे हैं, देखने के लिए भी अच्छे हैं, पहनावा भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब टकराव की बात आती है, लड़ने की बात आती है, वो उसको एकदम पीछे हट जाते हैं और दूसरों को सामने। और ऐसे जोर से पुकारने वालों में भी बहुत से लोग हैं। राहुल जी आप आगे बढ़ो, तुम पीछे रहते हो। अरे साथ में रहो ना, हम साथ में रहेंगे। बोलो, मैं बहुत जगह देखा है, राहुल जी आप आगे बढ़ो, हाँ साथ रहो, पीछे मत रहो, क्योंकि ये तुम पीछे रहे, तुम पीछे से हमको ढकलेंगे, क्या करें मालूम नहीं होता। तो इसीलिए आपको मैं यही कहूँगा कि ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे आशा है कम से कम हम लोग 40-45 सीट तो जीतने का, हमको जीतने का एक सर्वे मिला है और वो सर्वे ये कहता है सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ रुझान है। और ये भी हमको मिला कि कौन पॉपुलर लीडर इस जम्मू एंड कश्मीर में है, वो राहुल गांधी जी है। ये आप लोगों ने बताया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने है, उनको खुश करने के लिए। मुझे कुछ होना नहीं, देना नहीं, मैं जो कुछ है देते ही जा रहा हूं, मैं लेने का सवाल नहीं। तो क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि जो पॉपुलर लीडर है उसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर है और आज वो पूरा अपना जीवन, अपना यूथ पूरा देश के लिए समर्पित किया। और भाइयों, दूसरी बात यह है कि बहुत से वायदे हमारे मोदी ने किया होगा। अभी भी एक एक फोटो वहाँ यहाँ है जहाँ सरकारी कामों के पॉलिसी के लगा के फिर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा इधर नहीं आ रहे। पहले आते थे और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो ये जो भी उनके चेले चपाटे हैं, तो वो लोग भी बहुत यहाँ पर कानून छोड़ के काम करते हैं और लोगों को डराते हैं
और संविधान को तोड़कर काम करते हैं। तो इसीलिए जो लोग संविधान तोड़कर चलते हैं उनको भी सबक सिखाना है। सिखाएंगे, सिखाएंगे। तो भाइयों, उनको भी सबक सिखाना है, झूठ बोलने वालों को भी, क्योंकि मोदी जी तो जितना झूठ बोलते हैं उसकी कोई हद नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूं उनको, ये तो झूठ का सरदार है, ये झूठों का सरदार है, तो इसी के ऊपर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करके जीने का सीखेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। अगर कोई इस देश को बचाएगा वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचाएगी और कोई नहीं। और मैं आगे आपको कहूंगा कि आपके हकूक के लिए राहुल गांधी जी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारे साथियां पूरे लोग लड़ेंगे। आपके जमीन, जंगल, सारी चीजों की हिफाजत करने का पूरा काम हम करेंगे। और उसी लिए पार्टी हमेशा कुर्बानी देते आई है। हमको नुकसान भी अगर कहीं हुआ तो भी हम जनता के साथ खड़े होते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं। हम कभी भागने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि मोदी के 9 साल के शासन में 2350 आतंकी घटनाएं हुई। 2350 आतंकी घटनाएं हुई। केवल 377 नागरिकों को और अपनी जान गंवाना पड़ा। इतना बहुत बड़ा ये जो कुर्बानी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, और मेरे शब्द नहीं है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। जो गवर्नर सतपाल मलिक थे ना, यहाँ थे सतपाल मलिक थे, उन्होंने क्या कहा सुना कि कैसे एक आरएसएस बीजेपी नेता जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, उन्होंने उस दौरान मोदी साहब के करीबी मित्र की कुछ फाइलें क्लियर करने के लिए करोड़ों रुपए की घूस का ऑफर दिया था। इसका खुलासा खुद गवर्नर साहब ने किया, पर सीबीआई जांच अभी नहीं हो रही। अरे तुम्हारा गवर्नर कहता है और तुम उसकी जांच नहीं करते हो। और कोई पार्टी अगर डेमोक्रेसी बचाने के लिए काम करती है तो आप उसके लोगों को ईडी में डालते हो, सीबीआई में डालते हो, सीईसी में डालते हो, इनकम टैक्स की धाड़ लगाते हो। अरे तुम्हारे चोर तो तुम्हारे बगल में बैठे हैं और चोर को ढूंढ रहे बाहर। तो ये है, ये हमेशा इनका ऐसा ही होता, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये करते फिरते हैं, फिरने दो। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। चंद बातें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी, उन बातों को आपको याद दिलाकर मेरे और भाषण को समाप्त करता हूँ, क्योंकि बची कुछ बातें जम्मू में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ बताना जो जरूरी था वो मैंने बताया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कहा करते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितनी तस्वीरें हैं, उनके भाषाएं, अनेक रहन सहन हैं, ये सब मिलकर भारत बनता है। कौमियत की भावना, इतिहास की मैं फिर एक बार शुरू करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितने ही तस्वीरें हैं, अनेक भाषाएं, अनेक रहन सहन है, ये सब मिलकर भारत बनता है। कौमियत की भावना इतिहास की पुकार है, कौमियत की भावना इतिहास की पुकार है, यही हमें सबसे मजबूती देगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त की, अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता है